हेलो एवरीबॉडी, तो वेलकम बैक टू रिवीजन ऑफ अनदर चैप्टर थ्रू चिंटू नोट्स। और जिस चैप्टर को हम रिवाइज कर रहे हैं वो है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा थी, कमेंट सेक्शन में भी थी, और ये लास्ट चैप्टर आपके 11th का है जो हमने चिंटू नोट से रिवाइज नहीं किया है। ऑलरेडी अलग सीरीज में हम इसको रिवाइज कर चुके हैं, पर आज इसको हम चिंटू नोट से भी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चन आता है उसको हम अच्छे से यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो बायो का मतलब होता है लाइफ, मॉलिक्यूल्स मतलब आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है, सबकी स्टडी को आप बायोमोलिक्यूल्स बोलते हो। ठीक है, तो वैसे बायोमोलिक्यूल्स में मेजरली आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं। उसके सिवा आपकी बॉडी में कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी हैं जिनकी भी आप इस चैप्टर में स्टडी करते हो। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपकी बॉडी में है उनको दो में डिवाइड कर रखा है, माइक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल, अलग अलग करके सबकी स्टडी हम करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करोगे तो हमारी बॉडी केमिकल्स की बनी हुई है। अब इसमें एलिमेंट्स भी मिलेंगे आपको और कंपाउंड्स भी मिलेंगे। कंपाउंड्स में मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रही हूँ। अगर आप जानना चाहते हो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो जो टेस्ट किया जाता है उसे हम बोलते हैं केमिकल एनालिसिस। क्या बोलते हैं? केमिकल एनालिसिस। आप एक टिश्यू लोगे, उस टिश्यू को मोटर और पेसल में पूरा ग्राइंड करोगे, कौन सा एसिड? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिक्सचर बनेगा, स्लरी बनेगी। उस स्लरी को फिर छानेंगे, स्ट्रीमिंग करेंगे उसकी, कौन से क्लोथ का यूज कर कर? कोई चीज क्लोथ का यूज कर कर। अब जब आप उसको फिल्टर कर लोगे, आप उसको स्टीन कर कर फिल्टर कर लोगे, एक तो उस एसिड में घुल के नीचे की तरफ जो आएगा वो बनेगा आपका एसिड सोल्यूबल पूल, जिसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। दूसरा आपके पास बनेगा एसिड इनसॉल्युबल पूल, जो ऊपर ही रह जाएगा, उसको आप बोलते हैं रिटेक्टेट। ठीक है, जो आपके पास ये एसिड सोल्यूबल पूल आता है बेटा, इसमें आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, और जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन होता है इसमें मेजरली आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं। ठीक है, अब आप क्या करते हो, अलग अलग सेपरेशन टेक्निक से जो आपको कंपाउंड्स मिले हैं, चाहे सॉल्युबल चाहे इनसॉल्युबल पूल में, आप उन कंपाउंड्स को सेपरेट करते हो, फिल्ट्रेट में से उनको अलग करते हो, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हो, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है उसके बारे में भी आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स का भी बना हुआ है। कौन सा एलिमेंट कितना प्रेजेंट है हम उनकी एलिमेंटल कॉम्पोजिशन का भी पता लगा सकते हैं। जिस टेक्निक से आप पता लगाते हो उसे आप बोलते हो एलिमेंटल एनालिसिस। इनऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है उसके लिए जो मैकेनिज्म हम यूज करते हैं वो है ऐश एनालिसिस, जिसके अंदर हम सबसे पहले उसको हीटअप करते हैं, सारा वाटर इवेपोरेट हो जाता है, जो बचता है वो ड्राई मैटर आपके पास बचता है, उसको आप बर्न कर देते हो। बर्न कर देते हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे बर्न हो जाते हैं, बची होती है राख, जिसे बोलते हो ऐश। उस ऐश में इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है, उनकी आप स्टडी करते हो। ठीक है, तो वो आपकी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है। और यहाँ पर आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स दोनों का कितने अमाउंट में क्या क्या प्रेजेंट है उससे आप कहते हो एलिमेंटल एनालिसिस, है ना। उसको लेकर एक चार्ट भी आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हमारे लिविंग टिश्यू में होते हैं बेटा, वो आपके बायोमोलिक्यूल्स है, वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आप एनालिसिस कर सकते हो लिविंग टिश्यू में। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप इनके अंदर प्रेजेंट है, किसी के पास एल्डिहाइड है, किसी के पास कीटोन है, कोई एरोमेटिक है, अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनकी आप स्टडी करते हो। इसी के बेसिस पर आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, कोई आपके अमीनो एसिड्स बनाता है, कोई लिपिड बना रहा है, कोई नाइट्रोजन बेस बना रहा है, कोई मोनोसेकेराइड्स बना रहा है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास हैं, उनके मोनोमर्स भी हैं और उनके पॉलीमर्स भी हैं। एक एक करके आपको स्टडी करना है। सबसे पहले जो आपके पास आते हैं वो आते हैं अमीनो एसिड्स, है ना। सबसे पहला हम जिसको स्टडी करते हैं वो है हमारे पास अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इनके अंदर एक अमीनो ग्रुप होता है, एक एसिडिक या कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, दोनों अल्फा कार्बन से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो 4 सब्सटीट्यूटेड ग्रुप होते हैं अमीनो एसिड्स में। एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, एक होता है अमीनो ग्रुप, और एक होता है वेरिएबल आर ग्रुप। सब्सटीट्यूटेड मीथेन कहते हैं आपके अमीनो एसिड को। ये आर ग्रुप अलग अलग हो सकता है। अगर ये आर ग्रुप एच है तो आपका ग्लाइसिन बनता है। ठीक है, अगर ये आर ग्रुप मिथाइल है तो एलनीन बनता है। अगर ये आर ग्रुप CH2OH है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो सीरीन बनता है। 3 एग्जाम्पल आपके पास हैं जिसका डायग्राम भी आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। ये 3 एग्जाम्पल आपके पास आते हैं, आगे आपको डायग्राम भी मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अमीनो एसिड्स के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि चाहे उसका अमीनो ग्रुप हो या कार्बोक्सिल ग्रुप हो, वो आयनाइजेबल होता है ना, आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप की कितने अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, इसके बेसिस पर अमीनो एसिड एसिडिक हो सकते हैं, जैसे ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। बेसिक हो सकते हैं जैसे हिस्टिडिन, आर्जिनिन, लाइसिन। 3 आप पढ़ते हो जो आपके पास बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। न्यूट्रल, बाकी के सारे आपके पास न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, 3 आपके पास एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं जो आपको याद करने हैं, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, ये PYQ भी है।
ये PYQ भी है। तो कुछ नाम जो डायरेक्ट अमीनो एसिड्स के आपको दे रखे बेटा, ये हमें याद रखने, ठीक है। अमीनो एसिड आयनाइजेबल होते हैं, हमें पता है। अगर वो पूरा अमीनो एसिड फुल्ली आयनाइज्ड है, यानी जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको आप बोलते हो ज्विटर आयन फॉर्म। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज होता है 0। अलग अलग पीएच में अमीनो एसिड पर अलग अलग चार्ज होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये बी वाला, जहां पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, ये आपका ज्विटर आयन फॉर्म है। अगर मैं इसको अमीनो एसिड को लेस पीएच में रख दूंगी बेटा, तो ये प्रोटोनेट हो जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई देता है। हाई पीएच में आप रखते हो तो डी प्रोटोनेट हो जाता है और नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई देता है। सेम पीएच में आप रखते हो तो नेट चार्ज होता है 0, इसे ही आप बोलते हो ज्विटर आयन फॉर्म। ये स्पेशल प्रॉपर्टी सिर्फ अमीनो एसिड की है जो हमें याद रखनी होती है। अमीनो एसिड के सिवा जो दूसरा मोनोमर हम पढ़ते हैं वो हमारे पास होता है लिपिड। इसको मार्क करें, दूसरा हमारे पास है लिपिड। लिपिड क्या है? लिपिड में आपको मिलेंगे सिंपल फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। देखो एक है आपके पास पीवाईक्यू में, ये आपके पास पीवाईक्यू में आया हुआ है कि किस किस के मिलकर बने फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इनके अंदर प्रेजेंट है। ग्लिसरॉल को क्या बोल रहे हैं? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ग्लिसरॉल क्या होता है? ये प्रोपेन है और तीनों पर OH ग्रुप है, तो ये आपके पास ट्राई हाइड्रोक्सिल प्रोपेन है, ठीक है। फैटी एसिड क्या होता है? एक फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और एक R ग्रुप होता है। ये R ग्रुप छोटू भी हो सकता है, मिथाइल जैसा, इथाइल जैसा, या हायर नंबर का भी हो सकता है। इसके नंबर के बेसिस पर आप फैटी एसिड्स देखते हो। जैसे आपके एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है पामिटिक एसिड। एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दे रखा है पामिटिक एसिड, जिसमें आपको पता है टोटल 16 कार्बन है, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला कार्बन इंक्लूड करके। उसके सिवा एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी देती है एरिकिडोनिक एसिड। उसके सिवा एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी देती है एरिकिडोनिक एसिड। एरिकिडोनिक एसिड में आपके पास 20 कार्बन है टोटल। एक और आप याद रख सकते हो बेटा स्टेरिक एसिड, ठीक है, स्टीरिक एसिड, जिसमें आपके पास 18 कार्बन आते हैं। ये हो गया डन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या कह रहे हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जब कंबाइन करते हैं तो ईस्टर बॉन्ड बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके पास ग्लिसराइड्स रेडी होते हैं। अगर आपके ग्लिसरॉल से सिर्फ एक फैटी एसिड कंबाइन हुआ है तो मोनोग्लिसराइड, 2 कंबाइन हुए हैं तो डाइग्लिसराइड, 3 कंबाइन हुए हैं तो ट्राइग्लिसराइड। आपके पास एक स्पेशल तरीके का लिपिड होता है जिसको आप बोलते हो फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड का डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक आपके पास ग्लिसरॉल है, 2 फैटी एसिड है, जो तीसरा फैटी एसिड है वो फोस्फोराइलेटेड, वो उससे एसोसिएटेड है तो वो फोस्फोलिपिड बनाता है। इंपॉर्टेंट क्या है जो पीवाईक्यू आपके पास आया हुआ है, इसका एग्जाम्पल फोस्फोलिपिड आपकी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। इसका एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है लेसिथिन। दिक्कत क्या होती है, आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट में पढ़ते हो लेक्टिन्स के बारे में और वहां पर बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। लेसिथिन याद रखना फोस्फोलिपिड का एग्जांपल है, लेक्टिन एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो आपने उस चार्ट में पढ़ा हुआ है, तो ये डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, बहुत बढ़िया। तो हमने अमीनो एसिड्स भी देख लिए, हमने लिपिड भी देख लिए। फिर हमें कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिल रहा है या जिसका मोनोमर हमें देखने को मिल रहा है, वो है हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक रिंग वाले स्ट्रक्चर। और वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स हमारे पास कौन सी हैं? नाइट्रोजन बेसिस। क्या है हमारे पास? नाइट्रोजन बेसिस। आप नाइट्रोजन बेस की 2 कैटेगरी पढ़ते हो। एक आपके पास आते हैं प्यूरिन, मैं यहाँ पर लिख दूं, एक आपके पास आते हैं प्यूरिन, दूसरे आपके पास आते हैं पिरिमिडिन, है ना, दूसरे आपके पास आते हैं पिरिमिडिन। तो यहां पर मैं इसको लिख देती हूँ। प्यूरिन में आपने कौन कौन से नाइट्रोजन बेस के एग्जाम्पल पढ़े हैं? एडेनिन एंड गुआनिन। और पायरिमिडीन में आपके पास कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? पायरिमिडीन में आपके पास आते हैं साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। तो ये डिफरेंस अलग अलग ग्रुप में है, आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। अगर ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग शुगर से अटैच्ड होती है तब हम उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। जैसे अगर आपका एडेनिन अगर शुगर से अटैच हो गया तो वो क्या बनाता है? एडिनोसिन। अगर आपका थाइमिन शुगर से अटैच हो गया तो वो क्या बनाता है? थाइमिडीन। ये सब क्या है? न्यूक्लियोसाइड। इस न्यूक्लियोसाइड को आगे अगर आप एक फोस्फेट से अटैच कर दोगे, कौन सा बॉन्ड? वेरी इंपॉर्टेंट, ईस्टर बॉन्ड। शुगर ऑलरेडी है, शुगर के साथ वो एसोसिएटेड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, अब आपने फोस्फेट भी जोड़ दिया, ईस्टर बॉन्ड। अब आप इन्हें क्या बोलते हो? न्यूक्लियोटाइड। एडेनिन शुगर के साथ एडिनोसिन, आपने उसमें फोस्फेट भी ऐड कर दिया, एडिनाइलिक एसिड। थाइमीन शुगर के साथ थाइमिडीन, आपने फोस्फेट भी ऐड कर दिया, थाइमिडिलिक एसिड। तो ये फाइनली आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स रेडी हो जाते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड्स जुड़कर क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि डीएनए और आरएनए। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, दोनों न्यूक्लिक एसिड आपके पास बन गए, ठीक है। तो ये सेम ही चीज दोबारा लिखी हुई है।
बढ़िया। अब ये चार्ट आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, यही आपका एलिमेंटल एनालिसिस होता है। आपकी बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, आपकी बॉडी में इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है ना। तो अलग अलग एलिमेंट्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, कौन सा कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कितना परसेंटेज वेट है। स्टार्टिंग में आपको एनसीईआरटी बताती है बेटा जो एलिमेंट्स आपकी बॉडी में है वही एलिमेंट्स अर्थ की क्रस्ट में है। ये टेबल एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंपॉर्टेंट टेबल्स वाली वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया था। अगेन मैं बताऊंगी, डायरेक्ट नंबर ना याद हो चल जाएगा, लेकिन इनका कंपैरिजन आपको याद होना चाहिए। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये मेन ऐसे एलिमेंट हैं जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो कुछ भी हो, ये ह्यूमन बॉडी में ज्यादा अमाउंट में है। देखो अर्थ क्रस्ट में कम है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में ये ज्यादा अमाउंट में। वही सिलिकन देखो, सिलिकन अर्थ क्रस्ट में कितना ज्यादा है, 27.7%, और हमारे अंदर नेग्लिजिबल है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा अमाउंट में, आपके अंदर नेग्लिजिबल है, सिलिकन। फिर वही चीज अगर हम पूछें कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आपके अंदर ह्यूमन बॉडी में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, अर्थ क्रस्ट में लिमिटेड रहता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट ही रहता है, हमने मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। आप फाइट करते हो बैक्टीरिया से, सॉइल प्लांट्स फाइट करते हैं बैक्टीरिया से उसके लिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड अमाउंट में सॉइल में होता है नाइट्रोजन, आपके अंदर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। सल्फर भी हमारी बॉडी में ज्यादा है, लेकिन ये कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जैसे आपका सोडियम, जैसे कैल्शियम, जैसे मैग्नीशियम, ये अर्थ में ज्यादा है, ये अर्थ में ज्यादा है। तो ये कंपैरिजन आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर हमें पता चला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ हमारे पास कुछ इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट है। हमारी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम पंप बनाते हैं। हमारी बॉडी में कैल्शियम है, बोन में प्रेजेंट है, कैल्शियम हमारे रिसेप्टर्स पे है। मैग्नीशियम हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम कर रहा है। वाटर, तो पूरी बॉडी 70% पानी की बनी हुई है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हमारे पास हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट बोन्स में आपको मिल जाएगा, फोस्फेट सल्फेट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज आपके पास आ गई। अब आपने कुछ बेसिक मोनोमर पढ़ लिए, वो आपके बॉडी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना रहे थे, वो आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स थे। आप दो तरीके के मेटाबोलाइट्स पढ़ते हो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अभी आपने पढ़े, अमीनो एसिड है, शुगर है, तो ये सब क्या है, हमारे प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना। तो इनको आप बोलते हो बेटा प्राइमरी मेटाबोलाइट। कोई आपका ग्लाइकोलिसिस में है, कोई फोटोसिंथेसिस में है, कोई रेस्पिरेशन में है, तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट, ठीक है। उसके सिवा मेनी प्लांट्स, फंगस, माइक्रोब्स कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनाते हैं जिनका रोल प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में नहीं है। डायरेक्ट फंक्शन इनका हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में नहीं है। कोई हमें पता नहीं इनका डायरेक्ट फंक्शन क्या है, पर ये कंपाउंड्स बनते हैं हमारी बॉडी में। इन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जिनका अगेन एक टेबल, एक चार्ट हमको दे रखा है। इसमें क्या क्या आ गए बेटा, जैसे एल्कलॉइड्स, फ्लेविनॉइड्स, रबर, असेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट, सेंट्स, गम्स, स्पाइसेस, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। इनका एक चार्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप देखो 2021 के आपको 3 क्वेश्चंस यहाँ पर दिख रहे हैं, ऑप्शंस में ही आपके पास था। तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि यहाँ से इस बार आपको क्वेश्चन मिल जाए। ये रहा वही एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रही थी कि लेक्टिन एक तरीके का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है और लेसिथिन फोस्फोलिपिड है, कंफ्यूज मत होना। लेक्टिन क्या है आपके पास, लेक्टिन कौन कैनावेलिन है, ठीक है। एल्कलॉइड्स जैसे कि मोर्फिन और कोडीन बनते हैं। टर्पिनॉइड्स आप नाम से याद कर सकते हो, मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन। असेंशियल ऑयल जैसे लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन जैसे एब्रिन और राइजिन। ड्रग्स जैसे विनब्लास्टिन एंड कर्क्यूमेरिन, है ना, हाँ कर्क्यूमिन। कुछ पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस जैसे रबर, गम, सेल्यूलोज वगैरह। तो जितनी बार इस टेबल को देखोगे उतनी बार आपको याद हो जाएंगे कुछ कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ठीक है। अब हमने माइक्रोमोलिक्यूल्स देखे थे, हमने एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन देखा था, एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन भी देखा था। एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में आपके अमीनो एसिड्स, आपके लिपिड्स, आपके मोनोसेकेराइड्स, आपके नाइट्रोजन बेस जुड़कर पूरा एक पॉलीमर रेडी होता है आपके पास, है ना। तो वो बनाते हैं आपके बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। देखो दो तरीके के फ्रैक्शन है, एक हमारे पास आया एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन जो ऊपर रह गया था, जो आपका रिटेंटेट था, जो ऊपर रह गया था, जो आपके पास रिटेंटेट था। इसमें 4 तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं। इसमें आपके प्रोटीन्स जो अमीनो एसिड से बने हैं, न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियोटाइड से बने हैं, पॉलीसेकेराइड जो मोनोसेकेराइड से बने हैं, और आपके पास लिपिड भी आता है, ठीक है। अच्छा अब हम क्या क्या कहते हैं, लिपिड हमारे पास एक एक्सेप्शन है बहुत बड़ा। क्यों, क्योंकि जो आपका एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन है उसमें आने वाले सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए, 10,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए।
लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 800 डाल्टन होता है। फिर भी लिपिड किस में मिला? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने उस लिविंग टिश्यू को तोड़ा था तो हमने सेल मेम्ब्रेन को तोड़ा था। लिपिड हमारा फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में सेल मेम्ब्रेन में था। जब हमने उसको ग्राइंड किया तो सेल मेम्ब्रेन ने वेसिकल्स बना लिए। अब वो वेसिकल्स बड़े थे तो वो फिल्टर चीज क्लॉथ में से पास हुए नहीं, तो वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में रह गए और हमें हमारा लिपिड एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिला। जबकि हम जानते हैं लिपिड एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, छोटू है, 800 डाल्टन का है, माइक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है, अच्छा। द केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दो तरीके के केमिकल कंपाउंड हमारे पास होते हैं, वो जिनका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1000 डेल्टन से भी कम, 1000 डेल्टन से भी कम जिनका मॉलिक्यूलर वेट है, वो होते हैं आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स। सिंपली उनको बायोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं। और एक होते हैं वो जो आपको मिलते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, और ये होते हैं आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल्स या बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। एक चीज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ जो आपको याद रखनी है, एक आपके पास है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, है ना, और दूसरा आपके पास होता है एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आपको पता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं। उसके सिवा आपको एनसीईआरटी ने बताया है कि इसके अंदर जो कंपाउंड्स आते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन, 10,000 डेल्टन से भी ज्यादा है, 10,000 डेल्टन से भी ज्यादा है। वहीं अगर मैं आपको एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शंस की बात करें, वहीं अगर हम यहाँ पर एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शंस की बात करें, इसके अंदर हमारे पास क्या आते हैं? माइक्रोमोलिक्यूल, और इनका वेट कितना बताती है एनसीईआरटी? 18 से 800 डाल्टन या फिर लेस देन 1000, वो आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो आपका एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन बनाते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अच्छा। मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इसमें क्या आ जाएंगे बेटा? आपके साइटोप्लाज्म के सारे ऑर्गेनल्स आ जाएंगे, ऑर्गेनल्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो एसिड सोल्यूबल में क्या आता है? अगर इनसॉल्युबल में ऑर्गेनल्स आ रहा है तो सोल्यूबल में क्या आएगा? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। जो मेजर आपका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो सोल्यूबल फ्रैक्शन में आता है, और मिलके दोनों एक लिविंग टिश्यू का केमिकल कॉम्पोजिशन बनाते हैं। ठीक है, एक सेल अगर आप लोगे और देखोगे उस सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, तो सबसे ज्यादा तो जी प्रेजेंट होता है पानी, 70 से 90%। फिर होते हैं प्रोटीन्स 10 to 15%। फिर न्यूक्लिक एसिड, वो रेगुलेटर है न्यूक्लिक एसिड, 5 to 7%। उससे कम प्रोटीन, उससे कम लिपिड, उससे कम आयंस। इनका सीक्वेंस आपको आना चाहिए। सबसे ज्यादा किसी भी सेल में होता है पानी, पानी से कम आपको मिलेगा प्रोटीन, प्रोटीन से कम आपको मिलेंगे न्यूक्लिक एसिड, उससे कम शुगर, शुगर से कम लिपिड, और लिपिड से कम आयंस। ये सीक्वेंस आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। अब एक एक करके हम सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल आता है वो है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन किससे मिलकर बना है? अमीनो एसिड से मिलकर बना। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है अमीनो एसिड्स के बीच में? पेप्टाइड। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। दूसरी बात, कितने तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं आपके पास? 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक प्रोटीन में सारे अमीनो एसिड सेम दिखे, तो इसीलिए हम कहते हैं प्रोटीन 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ हेटेरोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर ये नहीं है। ठीक है, अच्छा। होमोपॉलीमर आप उसको कहते हो जिसमें सारे मोनोमर सेम होते हैं, जैसे एन बार बार आ रहा हो, लेकिन आपका प्रोटीन एक होमोपॉलीमर नहीं होता। अमीनो एसिड्स दो तरीके के होते हैं, या तो असेंशियल होंगे या नॉन असेंशियल होंगे। जो नॉन असेंशियल होते हैं वो हैं जो आपकी बॉडी बना सकती है। असेंशियल वो हैं जो आपकी बॉडी में बनते नहीं है, तो आपको डाइट में उनको लेना पड़ता है। असेंशियल अमीनो एसिड को याद करने की एक ट्रिक है आपके पास, वीआईपी हॉल में टीटी। लेकिन क्योंकि इनका एग्जाम्पल का नाम डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, तो इतनी आपको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए, 2010 में ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। असेंशियल अमीनो एसिड में ल्यूसीन और फिनाइल एलेनिन, और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड में एलेनिन और सीरीन। ठीक है, अच्छा। दो बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस जिससे ट्रू फॉल्स बन सकता है। कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड का होता है। रुबिस्को जो राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम है, रुबिस्को जो फोटोसिंथेसिस करने वाला एंजाइम है, डार्क रिएक्शन करने वाला एंजाइम है, वो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है बायोस्फीयर का। देखो ये दोनों पीवाईक्यू हैं और लेटेस्ट पीवाईक्यू हैं। कोलेजन मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन है, रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द होल बायोस्फीयर होता है। इसको याद रखेंगे।
ये 3 तरीके के अमीनो एसिड्स हैं जिनका डायग्राम एनसीईआरटी में जो मैं आपको बता चुकी थी। अगर R की जगह H है तो ग्लाइसिन, R ग्रुप की जगह मिथाइल ग्रुप है तो एलेनिन, R ग्रुप की जगह CH2OH है तो सीरीन। ठीक है। प्रोटीन्स बहुत सारे काम कर सकते हैं आपकी बॉडी में, इसीलिए प्रोटीन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर मैं कोलेजन प्रोटीन की बात करूं, जो सबसे अबंडेंट आपके पास प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड का, ये आपके पूरे कनेक्टिव टिश्यू में ग्राउंड सब्सटेंस की तरह प्रेजेंट है, फाइबर्स बनाते हैं, कोलेजन के फाइबर्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ट्रिप्सिन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, एंजाइम है। इंसुलिन केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था, हार्मोन है ना, हार्मोन है आपके पास। एंटीबॉडीज भी प्रोटीन के बने हैं जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। आपके सेल पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट है, जैसे आप कुछ स्मेल है, टेस्ट है, उनके जो रिसेप्शंस है, जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, वो भी प्रोटीनेशियस इन नेचर है। GLUT4 आपके पास PYQ में आया हुआ है बेटा, ये भी एक तरीके का प्रोटीन है। ये मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है और ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए चैनल प्रोटीन की तरह काम करता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन अलाउ करता है। ये आपके पास GLUT4 होता है, ये आपके पास GLUT4 होता है। तो प्रोटीन आपने कर लिया। प्रोटीन के बाद आ रहे हैं आपके पास दूसरे नंबर पर पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स यानी शुगर। शुगर किससे बना है? मोनोमर क्या है? मोनोसेकेराइड। ये किसकी चेन होती है? शुगर की। जैसे आपके पास प्रोटीन में बहुत सारे अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर बने हैं, यहाँ पर जो आपके पास बॉन्ड प्रेजेंट है वो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आपको यहाँ पर जो बॉन्ड मिलेगा उसका नाम लिख लो, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है, जैसे सबसे पहले के एग्जांपल दे रखा है आपको स्टार्च। स्टार्च आपको पता है प्लांट्स के अंदर एनर्जी स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है। ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ब्रांचिंग होती है बेटा। स्टार्च में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो स्ट्रेट लीनियर चेन का नहीं है, सिर्फ अल्फा 1,4 नहीं है, सिर्फ अल्फा 1,6 भी है। ब्रांचिंग है यहाँ पर, हेलिकल स्ट्रक्चर है यहाँ पर, तो उस ब्रांचिंग के बीच में आयोडीन फिट हो जाता है। इसीलिए अगर कहीं पर स्टार्च प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देता है। क्यों? क्योंकि स्टार्च में आयोडीन फिट हो जाता है और जहां फिट हो जाता है वो अपना ब्लू कलर देता है। ठीक है। तो स्टार्च जो है उसकी फॉर्म में प्लांट क्यों स्टोर करता है अपना फूड, अपनी एनर्जी? क्योंकि स्टार्च नॉन रिएक्टिव है, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव भी होता है। स्टार्च किससे बना है? बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट से बना है। मोनोमर क्या है स्टार्च में? ग्लूकोज है। अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 दोनों बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास आता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज भी किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज, लेकिन ये बीटा बॉन्ड है। यहाँ पर बीटा बॉन्ड, बेटा ये सारी चीजें डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं है तो आप मत जाओ, बस इतना याद रखो, स्टार्च में ब्रांचिंग है, ग्लूकोज से यूनिट से बना है। सेल्यूलोज भी ग्लूकोज की यूनिट से बना है। ये भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स हेलिक्स होता है, लेकिन इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट नहीं देता। ये आप याद रखना, ये आयोडीन होल्ड नहीं करेगा, ये पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट नहीं देगा। तो पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट कौन कौन देगा? स्टार्च देगा, स्टार्च पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देगा, और ग्लाइकोजन। हम एनिमल्स में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। हमारे पास अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 ब्रांच है, ग्लूकोज का ही ये बॉन्ड है, लेकिन ग्लाइकोजन में भी ब्रांचिंग है, इसलिए ग्लाइकोजन भी पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देता है। स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देते हैं, लेकिन सेल्यूलोज जो है वो नेगेटिव आयोडीन टेस्ट देता है। तो सेल्यूलोज का क्या फंक्शन आप पढ़ते हो बेटा? जो पेपर बन रहा है प्लांट पल्प से, वो किसका बना हुआ है? सेल्यूलोज का बना हुआ है ना। तो पेपर फ्रॉम प्लांट पल्प और कॉटन फिब्रिल्स, जो कॉटन फाइबर्स हैं, ये दोनों किसके बने हैं? सेल्यूलोज के बने हैं। ये एग्जाम्पल आपको दे रखा है। इन्यूलिन कौन सी मोनोसेक्राइड से बना है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के जुड़ने से बना, याद रखना। काइटिन जो आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन बनाता है, वो एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है। क्यों? क्योंकि उसका जो मोनोमेरिक यूनिट है वो मॉडिफाइड शुगर है, वो अमीनो शुगर है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है नाग। नाग यानी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये भी आपके पास एक पीवाईक्यू में है, तो याद कर लो, रिवाइज कर लो। ग्लाइकोजन किससे बना है? ग्लूकोज। स्टार्च किससे बना है? ग्लूकोज, दोनों पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देते हैं। सेल्यूलोज किससे बना है? ग्लूकोज, पर वो पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट नहीं देता। इन्यूलिन किससे बना है? फ्रक्टोज। काइटिन किससे बना है? नाक। तो ये एग्जांपल्स आपको पॉलीसेकेराइड के याद रखने हैं। ये दो आपको स्ट्रक्चर भी दे रखे हैं, एक आपको ग्लूकोज का 6 कार्बन शुगर दे रखी है, एक आपको राइबोज 5 कार्बन शुगर दे रखी है। ठीक है। फिर आते हैं हम हमारे थर्ड नंबर के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, वो है हमारे न्यूक्लिक एसिड। इनके बारे में हम डिटेल 12th में भी पढ़ते हैं, है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं, पर कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ पर आती है। न्यूक्लिक एसिड क्या है जी? बायोमैक्रोमोलिक्यूल है। किस में मिलेंगे? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलेंगे। किससे बने हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, यानी न्यूक्लियोटाइड से मिल मिलकर बने हुए हैं। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है,
उसके अंदर एक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड यानी नाइट्रोजन बेस होता है, एक मोनोसेकेराइड शुगर होती है और एक फॉस्फेट होती है। इन तीनों चीजों से एक न्यूक्लियोटाइड बनता है और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट है न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में? फॉस्फोडाइएस्टर। बॉन्ड आपको तीनों के याद रखने हैं, तो कौन सा बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट आपको मिलेगा? फॉस्फोडाइएस्टर आपको मिलेगा, ठीक है। जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपके पास है वो क्या है? नाइट्रोजन बेस है। नाइट्रोजन बेस प्यूरिन भी हो सकते हैं, पिरिमिडिन भी हो सकते हैं। प्यूरिन के अंदर दो रिंग्स होती है, एक 6 मेंबर की रिंग है जिसको आप पिरिमिडिन रिंग बोलते हो, एक 5 मेंबर की रिंग है जिसे इमिडिजोल रिंग बोलते हो। आपको याद नहीं रखना, लेकिन दो रिंग्स होती है प्यूरिन में, ठीक है। जबकि पिरिमिडिन में सिर्फ एक ही रिंग होती है, 6 मेंबर वाली। याद रखना, प्यूरिन में दो होती है, पिरिमिडिन में एक होती है। प्यूरिन के आपके पास कौन कौन से एग्जाम्पल है? एक एडेनिन है और एक आपके पास ग्वानिन है। ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? प्यूरिन के। पायरिमिडिन के कौन कौन से एग्जाम्पल आपके पास है? साइटोसिन है, थाइमिन है और यूरेसिल है। यूरेसिल आपको सिर्फ और सिर्फ आरएनए में मिलेगा, ये भी आपके पास पीवाईक्यू है, ये भी आपके पास पीवाईक्यू है। तो याद रखना, डीएनए में आपको मिलता है ए टी जी सी और आरएनए में आपको मिलता है ए यू जी सी। इसको याद रखना है, इस डिफरेंस को आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, शुगर मिलेगा न्यूक्लियोटाइड में, या तो वो शुगर राइबोज होगा या 2 प्राइम पे डीऑक्सी राइबोज होगा। अगर डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा तो डीएनए बनाएगा, अगर राइबोज शुगर होगा तो आरएनए बनाएगा। दोनों डीएनए और आरएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। डायग्राम एनसीईआरटी में किसका दे रखा है? एडेनिन, जो कि आपके पास प्यूरिन है। इससे अगर मैं क्या जोड़ दूं? शुगर। देखो ये आपके पास बेटा एडेनिन है, इससे मैंने क्या जोड़ दी? शुगर। शुगर मैंने जोड़ दी तो ये क्या बन गया मेरे पास? एडिनोसिन यानी कि न्यूक्लियोसाइड। इससे अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप भी जोड़ दूं तो अब मेरे पास क्या बन गया? एक पूरा न्यूक्लियोटाइड जिसे आप बोलते हो एडिनाइलिक एसिड, ठीक है। तो ये डिफरेंस यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता है। अब हमने न्यूक्लिक एसिड्स भी पढ़ लिए। फिर हमने जिन प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था बेटा, हमारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर अलग अलग है, किस तरीके से बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं, किस तरीके से उस मोनोमर ने पॉलीमर बनाया है, आपके पास अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला आपके पास है पॉलीमर, आपके पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब क्या? एक अमीनो एसिड से दूसरा, दूसरे से तीसरा, एकदम लीनियर सीक्वेंस में अमीनो एसिड है, स्ट्रेट चेन आपके पास बनेगी। एक एन टर्मिनल होगा पहला स्टार्टिंग में और एक सी टर्मिनल होगा लास्ट अमीनो एसिड पे। ये होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सीधा सीधा। सिर्फ और सिर्फ आपको पेप्टाइड बॉन्ड मिलते हैं और कोई बॉन्ड आपको इसके अंदर नहीं मिलता। दूसरा स्ट्रक्चर आपके पास होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड के सिवा हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है आपके पास, ये अब फोल्ड कर लेती है। अब या तो ये कॉइल कर कर हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है? हेलिक्स देखने को मिल सकता है, जैसा आपको यहां देखने को मिल रहा है, हेलिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा आपको यहां पर अगर देखने को मिलेगा तो बिटा शीट, बिटा शीट जो इस तरीके से, ये एक शीट और ये इसके नीचे दूसरी शीट, ये भी एक तरीके का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में या तो आपको हेलिक्स देखने को मिलेगा, या तो आपको हेलिक्स देखने को मिलेगा या फिर आपको बिटा शीट देखने को मिलेगी। एक चीज याद रखना, प्रोटीन्स में जो हेलिक्स होता है वो हमेशा राइट हैंडेड कोइल्ड होता है, वो हमेशा राइट हैंडेड कोइल्ड होता है। और इनमें क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड के सिवा आपस में अमीनो एसिड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये खासियत है, ये आपको याद रखना है। तीसरा स्ट्रक्चर जो आपके पास आता है वो है टर्शरी स्ट्रक्चर। आपके जितने भी प्रोटीनेशियस एंजाइम्स हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं, वो बायोलॉजिकली एक्टिव है ना अगर अपना काम करने के लिए, तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर में ही एक्टिव होते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर में ऐसा क्या खास है कि जो ये लंबी सी आपके पास प्रोटीन की चेन थी वो अपने ऊपर ही फोल्ड कर कर एक ऐसा ग्लोब्यूलर सा स्ट्रक्चर बना लेती है, ये आपका टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। ये आपका टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। टर्शरी स्ट्रक्चर में अपने ऊपर ही वो चेन फोल्ड कर कर एक होलो वुडन बॉल स्ट्रक्चर बनाती है, ये 3 डायमेंशनल है। इसके अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर में आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड तो था ही, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड भी था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपने देखा था। यहाँ पर स्पेशल आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलता है। कौन सा बॉन्ड देखने को मिलता है बेटा? आपको यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलता है, ये खासियत है। अब ये एंजाइम एक्टिव है, ये एंजाइम एक्टिव है। फिर आपके पास आता है क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर में देखो यहाँ आपको एक 3D व्यू मिल गया। क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर में ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर वाला एक पॉलीपेप्टाइड है, क्वार्टिनरी में 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड है और एक दूसरी सब यूनिट से वो किस तरीके से अरेंज्ड है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो किस तरीके से अरेंज्ड है, उससे आप क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर बोलते हो। तो याद रखना, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर में बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड है या कहीं मेनी सब यूनिट्स हैं
और ये बहुत सारी सब यूनिट्स एक दूसरे से किस वे में अरेंज्ड है उसे ही आप क्वाटिनरी स्ट्रक्चर बोलते हो। जैसे अगर मैं हीमोग्लोबिन लूं हम लोगों का, तो 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन, हर चेन इस तरीके से हेलिकल है, और वो किस तरीके से ये चारों सब यूनिट एक दूसरे से अरेंज्ड है वही उनका क्वाटिनरी स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, चलो अब इतने सारे हमने पॉलीमर्स देखे, इन पॉलीमर्स में कौन कौन सा बॉन्ड है हमने देख लिया, पर हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो, सबसे पहले किसकी बात हो रही है, पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन्स है, बहुत सारे अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड किससे जुड़े हुए हैं, अमीनो एसिड आपके पास किससे जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं आपके पास, पेप्टाइड बॉन्ड से। थोड़ा कलर इसका हम चेंज कर लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड से। तो एक कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरा अमीनो ग्रुप, दोनों जुड़ेंगे, वाटर का एलिमिनेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा, और आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। फिर मोनोसेकेराइड्स अगर आप देखो तो वो आपस में जब जुड़ती हैं तो कौन से बॉन्ड से जुड़ती हैं, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। कौन से बॉन्ड से जुड़ती हैं, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। इसमें एक और चीज आपको याद रखनी चाहिए कि इसका लेफ्ट एंड यहाँ पर लिख देते हैं, जहां पर हमने पॉलीसेकेराइड्स की बात की थी, यहाँ पर हमने पॉलीसेकेराइड्स की बात की थी, यहीं पर मैं आपको एक बात बताती हूँ बेटा, जो आप ऐड कर लेना, कि जब पॉलीसेकेराइड स्टार्ट होते हैं, है ना, तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, हम लेफ्ट साइड से फर्स्ट मोनोसेकेराइड फर्स्ट स्टार्ट मानेंगे, तो वो इसका नॉन रिड्यूसिंग एंड है, वो इसका नॉन रिड्यूसिंग एंड है। जो राइट साइड है वहां पर ये एंड करेगा, और वो रिड्यूसिंग एंड है। तो ये आपको जरूर याद रखना है पॉलीसेकेराइड्स के लिए, कि जो लेफ्ट है वो नॉन रिड्यूसिंग है, जो राइट है वो रिड्यूसिंग है। इस पे क्वेश्चन आता है तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता ही है, ये बॉन्ड हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ते ही हैं, है ना। और प्रोटीन आपका अमीनो ग्रुप से कार्बोक्सिल ग्रुप, जो पहला स्टार्ट होता है वो एन साइड से स्टार्ट होता है ना, अमीनो ग्रुप से हम इसकी स्टार्ट मानते हैं, अमीनो ग्रुप एन से हम इसका स्टार्ट मानते हैं, और ये कहां पर जाता है, सी तक जाता है। तो इस तरीके से आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा फिर हमने क्या देखा जी, मोनोसेकेराइड हमने देख लिया, मोनोसेकेराइड हमने देख लिया। अच्छा, इसके अंदर भी क्या होगा, 2 कार्बन एटम जुड़ेंगे, एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगा, वही सेम डिहाइड्रेशन होगा, सेम चीज आपको डिहाइड्रेशन यहां भी देखने को मिलेगी। न्यूक्लिक एसिड्स की अगर अपने बात करें तो न्यूक्लिक एसिड्स में नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और मिलकर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। ठीक है, 3 प्राइम कार्बन एक शुगर का, 5 प्राइम कार्बन दूसरी शुगर से जुड़ते हैं, दोनों फॉस्फेट मोइटी से जुड़ते हैं। जहां जहां एक फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ता है वहां ईस्टर बॉन्ड बनता है, वहां एस्टर बॉन्ड बनता है। अब क्योंकि 3rd प्राइम एंड भी एस्टर बॉन्ड बना रही है, 5th कार्बन भी एस्टर बॉन्ड बना रहा है, इसलिए आपके पास एक फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड बनता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपने क्या देखा, 3 प्राइम और 5 प्राइम शुगर मॉलिक्यूल्स के जुड़े, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपके पास बन गया। तो डीएनए के बैकबोन में आपके पास क्या है, यही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, और अंदर की तरफ इनवर्ड्स आपको क्या मिल जाएंगे, नाइट्रोजन बेसेस, जिसमें आपका एडेनिन आपके थाइमिन से जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, आपका ग्वानिन आपके साइटोसिन से जुड़ता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये भी आपको याद रखना है, एडेनिन आपका थाइमिन से जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और ग्वानिन आपका साइटोसिन से जुड़ता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये वाला डिफरेंस भी जो है हमको याद रखना है। उसके सिवा बी डीएनए की कुछ प्रॉपर्टीज आपको एनसीईआरटी में दी हैं। हमारा डीएनए कैसा है, बी डीएनए है, 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, 2 स्ट्रैंड्स होती हैं जो हेलिकली एक दूसरे पर कोइल्ड होती हैं, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एंटी पैरेलल होती हैं। इनके अंदर बेटा ये ना इस तरीके से जब हेलिक्स में जाती है तो 10 स्टेप पे एक पूरा टर्न कंप्लीट होता है, 10 स्टेप पे एक पूरा टर्न कंप्लीट होता है। तो एक स्टेप पे ये हेलिक्स कितना घूमेगा, 36 डिग्री। टोटल 10 स्टेप जब पूरे हो जाते हैं तो आपका हेलिक्स 360 डिग्री घूमकर कंप्लीट हो जाता है। दो बेस पेयर्स के बीच में कितना गैप है आपके पास, 3.4 एंगस्ट्रॉम का गैप होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम का गैप होता है। 10 आपके पास 10 स्टेप्स हैं पूरे, 10 स्टेप्स हैं पूरे, तो अगर पिच आपसे पूछी जाए तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, ये कुछ बेसिक वहां पर दे रखा है बीडीएनए का, जो आपको याद रखना है। फिर आता है जी कि हमारी बॉडी डायनेमिक स्टेट में, हमारी बॉडी डायनेमिक स्टेट में, ऐसा क्यों, एक चीज आपको बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट मार्किंग जो आपके पास आती है वो है टर्नओवर। हमारी बॉडी में जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है सबका टर्नओवर होता है। टर्नओवर मतलब एक बायोमोलिक्यूल दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, बन रहा है या टूट रहा है, तो वो टर्नओवर रेट होता है। ठीक है, तो जितने भी बायोमोलिक्यूल बायोकेमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो रहे हैं वही मेटाबॉलिज्म होता है।
मेटाबॉलिक रिएक्शंस में किसी ना किसी बायोमोलिक्यूल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक मेटाबोलाइट दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है लगातार लिंक्ड पाथवे से, लिंक्ड रिएक्शन से, इन्हें ही आप मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हो। ये पाथवे स्ट्रेट हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, क्रिस क्रॉस हो सकते हैं, तो पूरा ट्रैफिक है इन पाथवेज का, है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये जो डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज आप देखते हो, इनका एक फिक्स्ड रेट होता है, डायरेक्शन होता है, और इन्हीं की वजह से आपकी बॉडी डायनेमिक स्टेट में जो है रहती है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो रही हैं जिससे आप मेटाबॉलिज्म कहते हो, जो आपने फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़ा था, है ना। तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रही है। हमारी बॉडी में होने वाली हर एक रिएक्शन कैटलाइज्ड है, मतलब उसको करने के लिए कैटलिस्ट चाहिए, एंजाइम चाहिए। ये कैटलिस्ट क्या करता है, स्पीड बढ़ाता है इन रिएक्शंस की, इन रिएक्शंस की स्पीड बढ़ाता है, और ये कैटलिस्ट प्रोटीन का ही बना हुआ है जो आपका एंजाइम होता है ना। इन्हीं ही हम क्या कहते हैं, एंजाइम। इसी प्रोटीन को, ये जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है आपकी बॉडी में है, स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है ये एंजाइम, ठीक है। फिर आपके पास एक टॉपिक आता है मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। हमें पता है मेटाबॉलिज्म मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रहे हैं, दो तरीके के होते हैं, एनाबॉलिक पाथवे और कैटाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक पाथवे मतलब एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का बनना, जैसे अमीनो एसिड से प्रोटीन का बनना। कैटाबॉलिक मतलब इस किसी कॉम्प्लेक्स का सिंपल में टूटना, जैसे ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का बनना। तो टूटना इज कैटाबॉलिज्म, बनना इज एनाबॉलिज्म, मिलके इट इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, हमारी बॉडी के लिए एनर्जी करेंसी क्या है, एटीपी है। इसी सब मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हमको एटीपी मिलता है ना। फिर एक टॉपिक आता है आपके पास, लिविंग स्टेट। लिविंग स्टेट क्या है, आपकी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है बेटा, केमिकल रिएक्शन का एक नेचर होता है कि वो इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहती है, लेकिन आपकी बॉडी पूरा जोर लगा रही है कि कैसे भी कर कर हम इक्विलिब्रियम स्टेट में ना चले जाएं, क्योंकि अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट में चले गए तो वर्क जीरो हो जाएगा और हमें कंटिन्यूस वर्क करना है। तो उसके लिए हमें हमारी बॉडी को नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में बनाना है। स्टेडी है, होम्योस्टैसिस है, बट नॉन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचने देना। तो लगातार काम करना पड़ेगा, कांस्टेंट एफर्ट डालने पड़ेंगे ताकि हम प्रिवेंट कर सकें इक्विलिब्रियम में पहुंचना। उस कांस्टेंट एफर्ट के लिए हमको एनर्जी चाहिए, एनर्जी हमें मेटाबॉलिज्म से मिलती है। इसीलिए हमको एक लिविंग स्टेट में रहने के लिए, एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट में रहने के लिए हमारी बॉडी में हमेशा मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलते रहेंगे। अब इतने सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर आपको बॉडी में चलाने हैं और सारे के सारे कैटलाइज्ड है, कैटलिस्ट चाहिए, तो इस एंजाइम के बारे में हमें थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। एंजाइम्स वो कैटलिस्ट हैं जो आपकी लिविंग बॉडी में प्रेजेंट है, इसलिए एंजाइम्स को बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। ज्यादातर सारे एंजाइम्स आपके पास प्रोटीन होते हैं, कुछ को छोड़ के, जैसे कि राइबोजाइम। राइबोजाइम में आरएनए एंजाइम की तरह काम करता है ना, आपके पास एंजाइम्स की तरह काम करेगा। आरएनए प्रेजेंट है जो एंजाइम्स की तरह काम करता है वहां पे। ये भी आपके पास पीवाईक्यू में आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एंजाइम का स्ट्रक्चर प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है, लेकिन याद रखना टर्शरी में ही वो बायोलॉजिकली एक्टिव होगा, टर्शरी में ही वो एक्टिव होगा। अच्छा, अब टर्शरी आपको पता है कैसे बनता है, अपने ऊपर ही वो पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड कर कर ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनाती है, उससे आप बोलते हो टर्शरी स्ट्रक्चर। जहां जहां पर एक बार स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड को क्रॉस करता है वहां पर पॉकेट बन जाती है, वही उस एंजाइम का एक्टिव साइट होता है जहां पर सबस्ट्रेट आकर बैठता है। कोई भी रिएक्शन में क्या होता है बेटा, एक सबस्ट्रेट होता है, एक सबस्ट्रेट होता है जिसे आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो जो एंजाइम है उसमें पॉकेट्स हैं, पॉकेट्स किसकी तरह बिहेव करें, एक्टिव साइट जहां सबस्ट्रेट आकर बैठेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप बॉडी के बाहर किसी कैटलिस्ट की बात करो, है ना, किसी इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात करो, उनको आप टेम्परेचर बढ़ा दो, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, है ना, हाई टेम्परेचर पे वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो अगर हम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से उनको आइसोलेट करें, वो थर्मोस्टेबल है क्योंकि उनको ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पे रहना आता है। एंजाइम करते क्या है जिनके बारे में हम बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम करते हैं। कभी भी आपको किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, उससे पहले आपका सबस्ट्रेट कुछ ट्रांजिशन स्टेट में जाता है, कुछ टेम्पररी स्टेट्स में जाता है जो अनस्टेबल होती है, लेकिन उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है। वहां तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब दिक्कत सारी उस एक्टिवेशन एनर्जी की है। एक बार आप उस ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच गए फिर प्रोडक्ट बनाना इजी होता है। तो एंजाइम हमारी क्या मदद करता है, उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और हमें सहूलियत हो जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ रहा है कि क्या केमिकल रिएक्शंस है, कैसे कन्वर्जन होता है।
दो तरीके के चेंज होते हैं। एक को आप बोलते हैं फिजिकल चेंज, दूसरे को आप बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज वो होते हैं जिनमें कोई बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते, बस फिजिकली एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड से वेपर बन गया है ना, वो फॉर्म कन्वर्जन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ये आपके पास केमिकल रिएक्शन होता है। ओके, आप किसी भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस का रेट कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कितने प्रोडक्ट बने पर यूनिट टाइम। एनसीईआरटी इस तरीके से लिखती है कि रेट आप बोलते हो डिफरेंशियल प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंशियल टाइम, है ना। कितना प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ पर यूनिट टाइम, कितना प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ पर यूनिट टाइम, ये आपका रेट होता है। कैसे भी आपको रेट ऐसे ही पता लगेगा। साथ में अगर मैं डायरेक्शन भी बता दूं तो वेलोसिटी के बारे में पता लग जाएगा। फिजिक्स में पढ़ते हो ये चीज, तो वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, है ना। अच्छा, रेट जो है फिजिकल या केमिकल प्रोसेस का, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर मैं एक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात करूं, आपके बॉडी के एंजाइम्स नहीं, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात करूं, तो एक रूल है, एक थंब रूल है कि 10 डिग्री सेल्सियस चेंज करने पर या तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा या हाफ हो जाएगा इन ईदर डायरेक्शन। मतलब आप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस कम करो, रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। हर 10 डिग्री बढ़ाने पर डबल और हर बार 10 डिग्री कम करने पर हाफ। लेकिन ये रूल किस पर अप्लाई होता है बेटा? इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट पर। किस पर अप्लाई होता है ये? इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट पर ये अप्लाई होता है। आपकी बॉडी में नहीं चलता ऐसा। आपकी बॉडी के जो एंजाइम्स है ना, उन्हें ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, अच्छा चलो, तो जो कैटलिस्ट रिएक्शन है, जिसके पास कैटलिस्ट है उसका रेट हाई होगा। अगर कैटलिस्ट रिएक्शन है तो वो फास्ट होगी, उसका रेट हाई होगा। ठीक है, मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन, हर स्टेप पे उसके पास एंजाइम कॉम्प्लेक्स या डिफरेंट एंजाइम है, वो मेटाबॉलिक पाथवे होता है। अगर बहुत सारी रिएक्शन है तो वो एक रिएक्शन नहीं है, वो पूरा मेटाबॉलिक पाथवे, आपको पता है। आपकी मसल्स में एनएरोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड बनता है फर्मेंटेशन से, आपको पता है ना। पायरुविक एसिड आपका फर्दर फर्मेंटेशन करके लैक्टिक एसिड बनाता है, और एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड बनता है, जो आगे फिर लिंक रिएक्शन वगैरह में जाएगा। ईस्ट जब फर्मेंटेशन करता है तो वो पायरुविक एसिड से इथेनॉल प्लस CO2 बनाता है। तो कुल मिलाकर आपको ये बताना चाहते हैं बेटा कि अलग अलग एंजाइम्स की प्रेजेंस में सेम सबस्ट्रेट अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकता है, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना, हमें पता है इस बात का। ठीक है, तो ठीक है, इतनी सारी रिएक्शन हो रही है, इसमें एंजाइम आखिर कर क्या है? ये बात आपने पहली पढ़ ली। एंजाइम का काम है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, बस। ठीक है, अच्छा, आपके पास क्या है? एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट से आपको प्रोडक्ट बनाना है। आप एक एंजाइम लेते हो, एक प्रोटीन लेते हो, है ना। तो वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसके पास एक एक्टिव साइट है जिसपे आपका सबस्ट्रेट बैठेगा और वो उसको किस में कन्वर्ट करेगा? प्रोडक्ट में। सबसे पहले आपका ये जो आप रिएक्शन देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहले आपका सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से बाइंड करता है, जो पॉकेट है, जो एक्टिव साइट है, उस पर आपका सबस्ट्रेट आकर बाइंड करके एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये देख रहे हो रिवर्सिबल, ये एरो देख रहे हो दोनों डायरेक्शन में। जब तक आपका सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ा है, ये रिएक्शन रिवर्स भी हो सकती है। ठीक है, एक बार आपके एंजाइम ने सबस्ट्रेट को टाइटली बाइंड कर लिया और उसने सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स तोड़ने शुरू कर दिए, अब वो बहुत सारी ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा, एनर्जी इंक्रीज करेगा, अलग अलग ट्रांजिशन स्टेट लेगा। सबसे हाई एनर्जी की ट्रांजिशन स्टेट सबसे ज्यादा अनस्टेबल होती है, वहां तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। आपके पास एंजाइम नहीं था, तो इस सबस्ट्रेट को इस ट्रांजिशन स्टेट तक लेके जाने में आपको इतनी सारी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी। जैसे ही मैंने एंजाइम ऐड किया, एक्टिवेशन एनर्जी छोटू सी हो गई। एक बार आप इस ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच जाते हो बेटा, उसके बाद सीधा आपका सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तुरंत। अब एनर्जी नहीं चाहिए, अब एनर्जी रिलीज हो रही है और आपके पास प्रोडक्ट बन के तैयार। उसमें से प्रोडक्ट सेपरेट हो जाता है, एंजाइम फ्री हो जाता है नए सबस्ट्रेट को अपने ऊपर बिठाने के लिए। ठीक है, तो काम क्या है? सीधा सा एक्टिवेशन एनर्जी कम करना। सबस्ट्रेट है, वो एक्टिव साइट पर बैठा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, ये आपके पास एंजाइम था, है ना। अच्छा, तो ये ट्रांजिएंट फिनोमिना, थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है। आप ग्राफ में देख सकते हो, आपको वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी दिख रही है, एक्स एक्सिस पे आपको प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बीच में आपको एक ट्रांजिशन स्टेट भी देखने को मिलती है। प्रोडक्ट आपका लोअर लेवल पे, आप देख रहे हो लोअर लेवल पे आपका सबस्ट्रेट हायर लेवल पे था, इसका मतलब इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आपको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ये सेम कर्व कुछ इस तरीके से बनाती, ये सबस्ट्रेट है,
ये प्रोडक्ट है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है बेटा। सबस्ट्रेट की एनर्जी कम और प्रोडक्ट की ज्यादा है, तो आपने एनर्जी दी है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये जो आपके पास एनसीईआरटी में दे रखा है ये एक्सोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है। ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है ये एंडोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस इन द एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है एक्टिवेशन एनर्जी? सबस्ट्रेट का ट्रांजिशन स्टेट से जो एवरेज एनर्जी का डिफरेंस है वही एक्टिवेशन एनर्जी होता है। आपको बस सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाना है बेटा, एनर्जी उसी में देनी होती है, फिर तो एनर्जी रिलीज ही होनी है, फिर तो काम आसान है। यहां तक के लिए जो एनर्जी लगती है उससे आप एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हो, और एंजाइम उस एनर्जी को कम करता है, बस इतना याद रखना। ठीक है, तो एंजाइम क्या करेगा? एंजाइम क्या करेगा? उस एनर्जी को कम करता है ताकि आप सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट आसानी से बना लो। ठीक है, अच्छा, आगे नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, कि एंजाइम काम करता कैसे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है। इस पोर्शन पे सीक्वेंस पे क्वेश्चन बनते हैं, सीक्वेंस पे बनते हैं। सबसे पहले आपका सबस्ट्रेट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम से बाइंड करेगा, एक्टिव साइट में फिट होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सबस्ट्रेट एंजाइम को इंड्यूस करेगा, एंजाइम की शेप चेंज होगी, सबस्ट्रेट और टाइटली अपने एंजाइम में अच्छे से, लॉक की हम पढ़ते हैं, लॉक की हाइपोथेसिस, वो बाइंड कर जाएगा। ठीक है, अब एंजाइम की एक्टिव साइट एकदम सबस्ट्रेट की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, तो वो सबस्ट्रेट के बॉन्ड तोड़ना शुरू करेगी और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी। तो अब जो कॉम्प्लेक्स आपके पास है वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है। एंजाइम उस प्रोडक्ट को रिलीज करेगा, फ्री एंजाइम फिर से रेडी है अनदर मॉलिक्यूल से बाइंड करने के लिए और एक नई साइकिल चलाने के लिए। सीक्वेंस इस पे पूछा जाता है आपसे। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले टेम्परेचर। टेम्परेचर आपकी बॉडी में जो एंजाइम है उसे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसके लिए ये वाला कर्व आप पढ़ते हो बेटा। ये मान लेते हैं ये ऑप्टिमम है ना, ये ऑप्टिमम है, तो इस पर्टिकुलर रेंज में एक्टिविटी हाई है। इससे कम करोगे तब भी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, इससे ज्यादा टेम्परेचर दोगे तब भी आपका जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी, एनर्जी एक्टिविटी नहीं है बेटा, ये एंजाइम की एक्टिविटी है, ये एंजाइम की एक्टिविटी है जो कि डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अबव एंड बिलो द ऑप्टिमम वैल्यू अगर आप करोगे तो एक्टिविटी डिक्लाइन ही करेगी, तो आपको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। सेम चीज आपके पीएच पर लागू होती है। एक नैरो रेंज है, एक नैरो रेंज है जहां पर काम हो रहा है। ठीक है, नैरो रेंज है, उससे आप हाई करोगे तब भी कम होगा, उससे कम करोगे तब भी कम होगा, है ना। तो हाई एक्टिविटी आपको उसी ऑप्टिमम पे मिलेगी, अबव एंड बिलो पर कम हो जाएगी। लेकिन सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो हमें जो कर्व मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। तो यहां पर आप सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन बढ़ाओ, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, जब एंजाइम अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पर आ जाएगा। उसके आगे आप सबस्ट्रेट बढ़ा दो लेकिन एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बेटा आपके एंजाइम के पास लिमिटेड एक्टिव साइट थी। मान लो सारी एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से भर गई, अब मैं और ज्यादा सबस्ट्रेट दे भी दूंगी तब भी मेरे एंजाइम के पास खाली जगह ही नहीं है नए सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए। एंजाइम की सारी एक्टिव साइट सैचुरेट हो चुकी है, तो एंजाइम्स लिमिटेड है, उनकी एक्टिव साइट भी लिमिटेड है। सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओगे तब भी एक पॉइंट के बाद फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, उस पॉइंट को आप बोलते हो वी मैक्स। ठीक है, अच्छा, सबस्ट्रेट की वो कंसेंट्रेशन जिस पे एंजाइम अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ पर होता है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी, ये हाफ, हाफ जब था उस टाइम सबस्ट्रेट की जो कंसेंट्रेशन थी उसे बोलते हैं केएम, यानी माइकल्स मेंटन कांस्टेंट, यानी माइकल्स मेंटन कांस्टेंट, ये नाम याद रखना। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ेगी जब तक वो मैक्सिमम वेलोसिटी पर ना पहुंच पाए, उसके बाद आप सबस्ट्रेट इंक्रीज कर दो तब भी वेलोसिटी डज नॉट इंक्रीज। क्यों? क्योंकि कोई फ्री एंजाइम ही नहीं है, सारे भर चुके, सारे भर चुके। ठीक है, अच्छा, फिर एक टॉपिक आता है बेटा आपके पास एंजाइम इनहिबिशन, कि आपके एंजाइम को इनहिबिट भी कर सकते हैं। इनहिबिट कौन करेगा? इनहिबिटर करेगा। जो आपकी एक्टिव साइट है जहां पर आपके सबस्ट्रेट को जुड़ना था वहां पर कोई इनहिबिटर आकर जुड़ जाए तो केमिकली आपके एंजाइम की एक्टिविटी शट ऑफ हो जाएगी उस इनहिबिटर के प्रेजेंस में। इसे ही बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन, इसे ही बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन। एक आपको एनसीईआरटी में डिटेल में बता रखा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एक नॉन कॉम्पिटिटिव भी होता है बट एनसीईआरटी में कॉम्पिटिटिव है तो हम इसी को पहले रिवाइज करेंगे। क्या है आपके पास? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का क्या मतलब होता है बेटा? अगर ये आपका एंजाइम है, ये इस एंजाइम की एक्टिव साइट है जहां पर जाकर आपका सबस्ट्रेट जुड़ता है,
जिस सबस्ट्रेट को यहाँ पर जाकर जुड़ना था उसका हमशक्ल, उसका जुड़वा, उसका डुप्लीकेट बिल्कुल सेम दिखने वाला, बिल्कुल सेम दिखने वाला इसके सामने आकर बैठ गया और अब इसको बाइंड नहीं करने दे रहा, इसकी जगह खुद जाकर बाइंड कर रहा है, तो क्या ये एंजाइम अपनी एक्टिविटी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है, सबस्ट्रेट के एकदम क्लोज रिजेंबलेंस, सिमिलर स्ट्रक्चर में दिखने वाला एक इनिबिटर आता है और एक्टिविटी को इनिबिट कर देता है। ये पीवाईक्यू में आपके पास आया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है इसका, जो एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, इसका काम क्या होता है, इसका काम है कि ये सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है ना। ये हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है। ये क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है पर ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर है, याद आया, हमने पढ़ा था। तो अब सक्सिनेट का हमशक्ल होता है मेलोनेट, लिखा होगा मेलोनेट। अब क्या होता है, मेलोनेट आकर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज से जुड़ जाता है, तो सक्सिनेट जुड़ ही नहीं पाता, एक्टिविटी हो ही नहीं पाती। तो मेलोनेट क्या है, इसका कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है। ये पीवाईक्यू में आपके पास आया, ठीक है, सिंपल है, इजी है। फिर आपके पास होता है क्या, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। तो याद रखना बेटा, एंजाइम्स की आपके पास 6 क्लास है, 6 क्लासेस हैं जिनका ये सीक्वेंस आपके पास होता है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 4 to 13 सब क्लासेस है, 4 to 13 सब क्लासेस हैं और इसका नोमेनक्लेचर 4 डिजिट नंबर से दिया जाता है, जिसमें पहला नंबर बताता है कौन सी क्लास, दूसरा बताता है कौन सी सब क्लास, तीसरा बताता है कौन सी सब सब क्लास और चौथा बताता है कौन सा सब 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 क्लास, ठीक है। तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको याद रखना है एंजाइम की 6 क्लास, 4 से 13 सब क्लासेस होती हैं और एक एंजाइम का नोमेनक्लेचर 4 डिजिट नंबर में दिया जाता है, ठीक है। कौन कौन सी क्लास है आपके पास, OTH-LIL, OTH-LIL। सबसे पहले आपके पास आती है ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या करेगी, ऑक्सीडो रिडक्शन करेगी। 2 सबस्ट्रेट होंगे इसके पास, एक सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन लेकर, मतलब पहला सबस्ट्रेट मैं मान लेती हूँ ऑक्सीडाइज था और दूसरा सबस्ट्रेट मैं मान लेती हूँ रेड्यूस्ड था, तो ये पहले सबस्ट्रेट को रिड्यूस करके दूसरे सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करेगी, एक से हाइड्रोजन निकाल के दूसरे को देती है, तो ये होती है ऑक्सीडो रिडक्टेज। दूसरी आपके पास होती है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज क्या करती है, एक ग्रुप जी ग्रुप उठाती है और दूसरे सबस्ट्रेट को देती है, जैसे एस था सबस्ट्रेट, उसके पास एक जी ग्रुप था और दूसरा था एस डैश, तो इसने क्या किया, एस में से जी ग्रुप को हटा दिया और एस डैश से जी ग्रुप को ज्वाइन कर दिया। ये होता है आपका ट्रांसफरेज। याद रखना, ट्रांसफरेज में बाकी सब ग्रुप ऐड किए जाते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ट्रांसफर ट्रांसफरेज में नहीं आता, क्योंकि हाइड्रोजन का ट्रांसफर ऑक्सीडो रिडक्टेज में आता है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास आता है हाइड्रोलिस। हाइड्रोलिस मतलब हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी देकर तोड़ना, वाटर की प्रेजेंस में तोड़ना। आपका ईस्टर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये जितने अभी हम बनाकर आ रहे हैं जिनमें हमने डिहाइड्रेशन किया था, पानी निकला था, अब पानी दो टूट जाएगा। बनाने के लिए पानी निकला था, पानी दोगे टूट जाएगा। उसके सिवा CCPN बॉन्ड भी यहाँ पर टूट जाता है, CX भी, C हेलाइड भी, CCPN और C हेलाइड भी। फिर आपके पास आता है लाइएज। लाइएज में भी बेटा ग्रुप तोड़े जाते हैं, बॉन्ड्स टूटे जाते हैं, लेकिन पानी की प्रेजेंस नहीं है। बस आप हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहे, उसके सिवा अगर मैं ग्रुप्स का रिमूवल करूं एक सबस्ट्रेट से, तो उसको आप क्या बोलते हो, लाइएज। तो उसको आप क्या बोलते हो, लाइएज। जैसे आपकी एनसीईआरटी बताती है कि अगर यहाँ पर एक X और Y 2 ग्रुप जुड़े हुए थे और मुझे इनको यहाँ से हटाना है, तो क्या करेंगे हम, X और Y को तो हटा देंगे और आपस में डबल बॉन्ड बनेगा। तो आपके लाइएज क्या करते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं। फिर आपके पास आइसोमरेज आते हैं, ये आइसोमर्स बनाते हैं, चाहे ऑप्टिकल चाहे जियोमेट्रिक चाहे पोजिशनल। लाइगेज आते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, लिंक करने का काम करते हैं। इसके अंदर ये कौन कौन से बॉन्ड बना देते हैं बेटा, CO, CS, CN एटसेट्रा, ठीक है, बॉन्ड्स बनाने का काम करते हैं। लास्ट में आपके पास एक टॉपिक आता है, ब्यूटीफुल सा टॉपिक आता है कोफैक्टर्स का। जो हमारे एंजाइम है, हमने कहा प्रोटीन के बने, ठीक है, लेकिन जो पूरा एंजाइम होता है, जो पूरा फंक्शनल एंजाइम होता है, वो होलो एंजाइम होता है। ये आपके पास पीवाईक्यू में आया है। इस होलो एंजाइम के 2 हिस्से होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट, एक नॉन प्रोटीन पार्ट। जो प्रोटीन पार्ट है वो एपो एंजाइम है, वो मेन एंजाइम। उससे जुड़ा हुआ एक नॉन प्रोटीन पार्ट है, जिसके जुड़ने के बाद आपका एपो एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव होता है। आपका अकेला एपो एंजाइम एक्टिव नहीं है जब तक कि उससे कोई नॉन प्रोटीन पार्ट ना जुड़े, और वही नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर होता है, उसे ही हम कोफैक्टर्स कहते हैं।
तीन तरीके के कोफैक्टर्स हमारे पास होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयन। तो बेटा याद रखना ये चीज बहुत बार पूछी जाती है। एक होता है एपोएंजाइम, एपोएंजाइम होता है प्रोटीन पार्ट, ठीक है। इससे जुड़ता है कोफैक्टर, कोफैक्टर होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। ये दोनों मिलकर होलो एंजाइम बनाते हैं। ये कोफैक्टर तीन तरीके के होते हैं, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप भी आता है, इसमें मेटल आयन भी आता है और इसमें कोएंजाइम भी आता है, इसमें कोएंजाइम भी आता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप कुछ नहीं, एक तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये क्यों अलग है? क्योंकि ये बहुत टाइटली एपोएंजाइम से जुड़ते हैं, बहुत टाइटली। इसका एक एग्जांपल आपको दे रखा है, जो हीम ग्रुप होता है। जो हीम ग्रुप आपको मिलेगा चाहे पेरोक्सीडेज या कैटालेज एंजाइम में, जो H2O2 को तोड़ता है वाटर और ऑक्सीजन में, उसमें एक हीम ग्रुप होता है, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है। तो क्या था प्रोस्थेटिक ग्रुप? ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है। कोएंजाइम क्या है? कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन वो इतना टाइटली नहीं जुड़ा हुआ, वो ट्रांजिएंटली जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपसे पूछा गया पीवाईक्यू में। कोएंजाइम्स में ज्यादातर आपको वाइटामिन मिलेंगे, याद रखना। जैसे NAD और NADP एक तरीके के कोएंजाइम है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये दोनों एक तरीके के कोएंजाइम है। इनमें कौन सा वाइटामिन होता है? नायसिन, B3 होता है। तो प्रोस्थेटिक टाइटली जुड़ेगा, कोएंजाइम ट्रांजिएंटली जुड़ेगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कोएंजाइम्स में विटामिन्स होते हैं, ठीक है। मेटल आयन में मेटल आयन होते हैं जो एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। क्वेश्चन क्या आता है मेटल आयन पे कि किससे जुड़ते हैं? तो बेटा ये एक्टिव साइट की साइड चेन से भी जुड़ सकते हैं और ये सबस्ट्रेट से भी जुड़ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन मिस कर देते हैं बच्चे। तो सबस्ट्रेट से भी जुड़ सकता है मेटल आयन और एक्टिव साइट की साइड चेन से भी जुड़ता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इस पे क्वेश्चन आता है, कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। एग्जाम्पल क्या दे रखे? जिंक का। जिंक को फैक्टर है कौन से एंजाइम के लिए? कार्बोक्सी पेप्टिडेज के लिए। उसके सिवा अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज के लिए भी, है ना। ये भी हमने कहाँ पढ़ा है? मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में। तो अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज के लिए भी जिंक उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। तो यहाँ पर जो है आपका बढ़िया सा चैप्टर खत्म हो जाता है, बायोमोलिक्यूल्स। और इसी के साथ आपके 11th के चिंटू नोट कंप्लीट हो जाते हैं। अगेन एक बहुत बढ़िया तरीका रिवीजन करने का। तो 11th आपका चिंटू नोट से यहाँ पर होता है डन, जो कमेंट सेक्शन में प्लीज प्लीज लिख दीजिएगा। तो इसी तरीके से चिंटू नोट्स 11th के डन, 12th के भी हम फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट।